हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों किया गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो या तो तत्व हैं या यौगिक हैं या फिर मिश्रण हैं। ठीक है, तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व। जैसे कि सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। ठीक है, अभी तक कितने 118 तत्व जो है वो ज्ञात हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तत्वों को एक तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसका वर्गीकृत किया गया, ताकि हम तत्वों को अच्छे से अरेंज करके पढ़ सकें और उनका अध्ययन ईज़िली कर सकें। ठीक है, अब हमारा एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉबराइन। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो हमारे तत्व हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार उनको अरेंज किया था। किसने? डॉबराइन ने। अब उन्होंने क्या किया था कि तत्वों के 3-3 समूह बनाए थे उन्होंने। ठीक है, जिनको नाम दिया गया था ट्रिक, त्रिक या ट्राइड्स। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा फर्स्ट और लास्ट तत्व है, उनका जो परमाणु भार है, उन दोनों को जब हम उनका परमाणु भार का जो एवरेज निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, वो हमारा सेकंड जो बीच में है उसके बराबर होगा। जैसे एक हम करके देखते हैं। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। ठीक है, और पोटेशियम का 39। अगर हम 7 + 39 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है हमें इसका। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 46/2 = 23। तो सोडियम का परमाणु भार क्या हो जाएगा? 23। इसी तरह डॉबराइन ने इन 3 तत्व ऐसे दिए थे जिनके ट्रिक बन रहे थे। ठीक है, बट इसकी सीमाएं क्या थी? केवल वो इस एलिमेंट्स में, इन सब में वो केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात कर पाए थे, इसके अलावा वो ज्ञात नहीं कर पाए थे। जबकि डॉबराइन के टाइम पर 30 एलिमेंट्स थे जिनका 30 तत्व जो है वो ज्ञात हो चुके थे। इसके बाद आया था हमारा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्या था कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो उसने ये देखा कि जो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण थे वो पहले तत्व के समान थे। ठीक है, जिसकी तुलना उसने संगीत के अष्टक से भी की गई। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? अष्टक का सिद्धांत। जैसे कि संगीत के अष्टक में मतलब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर उसके बाद दोबारा से सा। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिथियम और सोडियम धातु के गुण दोनों के समान हैं। जैसे कि लिथियम और सोडियम, अगर हम लिथियम और सोडियम को लें, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3। इसको अगर हम करेंगे डिवाइड, तो 2 और 1, लास्ट वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे सोडियम का अगर हम निकालेंगे तो 2, 8, 1, इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी लास्ट में 1। तो जब वैलेंसी इसकी सेम है 1, तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी, मतलब भौतिक गुणधर्म भी सेम होंगे। ठीक है, बट इसकी सीमाएं क्या थी? यह नियम केवल कैल्शियम धातु, हल्के तत्व, जो कैल्शियम होता है वो हमारा हल्का तत्व होता है, वहीं तक लागू हो रहा था यह नियम। इस तत्वों के गुण जो थे वो सारणी से मेल नहीं खा रहे थे, और साथ साथ असमान तत्व, कुछ तत्व ऐसे थे जिनको दो को एक ही ग्रुप में एक साथ रख दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था ये फेल हो गया था। इसके बाद आया हमारा मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसमें मेंडलीव ने क्या बताया था
अभी तक हमने जो 2 पढ़े हैं उसमें केवल भौतिक गुणों के बारे में ही डिस्क्राइब किया था, बट मेंडलीफ ने क्या किया था, रासायनिक गुणधर्मों को भी कंसिडर किया था। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म के बारे में बताया था। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों में रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें 8 स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, और क्षैतिज पंक्तियाँ हॉरिजॉन्टल लाइन जिनको कि आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो था, इसमें मेंडलीफ ने क्या बताया था, इसमें जितने भी तत्व थे सभी तत्वों को मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कार्ड पर लिखा था, जिससे कि उसके पास 63 कार्ड हो गए थे। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो उसने रिएक्ट कराया था तो हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बने थे, जो कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्रम से जिसको उन्होंने लगा दिया था। ठीक है, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को ही कंसिडर किया था, तो उनकी टेबल अभी तक 2 साइंटिस्ट आए थे उनसे बेहतर बनी थी। जैसे कि ये उन्होंने टेबल एक दी थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इन दोनों के आधार पर उन्होंने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए थे, उसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्रम से उन्होंने जो लगाया था उसमें 63 कार्ड जो बने थे वो ये सारणी थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उपलब्धियां क्या थी उनकी उपलब्धियां ये थी कि अज्ञात तत्वों के लिए जो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था उसमें स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम वो सारे बाद में आकर फिट हो गए थे। जो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था उसमें वो सारे आकर आराम से एडजस्ट हो गए थे। ठीक है, सेकंड है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ ही जगह मिल गई थी और पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही जो नोबल गैसेज है हमारी, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, इनका पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। उन्होंने क्या किया था, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्होंने अलग से समूह बनाए हुए थे जिनको कि अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रखा जा सका। अब इसकी सीमाएं क्या थी, इसकी कमियां क्या थी? इसकी कमियां थी कि जो समस्थानिक होते हैं, जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं और परमाणु संख्या सेम होती है। ठीक है, उनकी स्थिति जो थी वो स्पष्ट नहीं थी। हाइड्रोजन का स्थान भी निश्चित नहीं था। क्यों निश्चित नहीं था? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है धातु और अधातु दोनों की तरह अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से उसका भी स्थान निश्चित नहीं था। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम था, जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, इस टेबल में कोबाल्ट और निकेल है। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार निकेल को पहले आना चाहिए था जबकि कोबाल्ट आया, तो ये भी सही नहीं था। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उनका उचित क्रम था, तो ये भी एक मेंडलीफ की बहुत बड़ी कमी थी जिसकी वजह से ये भी सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद नया मॉडल आया मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।